हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की पोएट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अभी तक हम सारी इंग्लिश की पोएट्रीज को कवर कर चुके हैं। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम हर एक पोएट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है तो हमें उसका आंसर कैसे देना है। जनरली अभी तक जो भी हमारे मिड टर्म्स या प्री टेस्ट हुए हैं उनमें हमें ये देखने को मिला है कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरटेक्सुअल होते हैं। इंटरटेक्सुअल मतलब कि हो सकता है कि दो पोएट्री को मिलाकर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, तो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज हम इसमें ये भी जानेंगे कि क्लास 10th की इंग्लिश की जो हमारी बुक है, जो हमारा पेपर होना है, उसमें हमारी पोएट्री की वेटेज क्या है और कितने इंपॉर्टेंट होती हैं ये पोएट्रीज हमारे इंग्लिश के एग्जाम में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि इसमें हमें इंग्लिश की पोएट्री में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो जैसे हमारी फर्स्ट यहां पर आप देख पा रहे हो तो हमारे को 3 क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक स्टैंजा दे रखा है और उसके कुछ क्वेश्चंस है, तो ये हो गए हमारे 5 मार्क्स के। ठीक है, मतलब स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जहां 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। और क्वेश्चन नंबर 10 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। तो ये जो हमारी मार्किंग स्कीम है ये कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाई, बल्कि ये हमारा सीबीएसई का 2024-25 का 2024-25 का जो सैंपल पेपर है जो सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, हम उसको ही चेक करके ये बता रहे हैं। तो अभी आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है। इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है चॉइस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 में चॉइस है और दोनों ही हमारे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हो कि ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है और इन 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पोएट्री के हैं। वैसे आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 में से भी अगर आप 2 अटेम्प्ट कर लेते हो पोएट्री के तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर। और इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ 2 पोएट्रीज के बारे में पूछ रहा है, तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। और जो और मतलब चॉइस में जो क्वेश्चन है वहां एक क्वेश्चन आपका इंटरटेक्सुअल है जहां पोएट्री के साथ चैप्टर के बारे में भी आ रहा है। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 जो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए 6 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 10 या तो आप 3 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करोगे या आप 6 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। तो ये आपकी टोटल मार्किंग कितनी बैठती है? ये आती है आपकी 17। ठीक। क्वेश्चन 7 आपका हो गया 5, क्वेश्चन 8 हो गया आपका 6 मार्क का और क्वेश्चन नंबर 10 या तो आप 6 वाला अटेम्प्ट करोगे या 3 वाला। अगर ये करते हो तो ये 17 और ये करते हो तो 14। ठीक है। तो हमारे 40 नंबर का जो पेपर आएगा लिटरेचर का, उसमें ये पोएट्री, सिर्फ पोएट्री हमारी 42% कवर करती है। पूरे लिटरेचर के जो भी मार्किंग है 40 नंबर में से 17 या 14 नंबर 17 और 14 मार्क्स आर कवर्ड बाय द पोएट्री सेक्शन ओनली। ठीक है। दैट इज व्हाई हमारे को पोएट्री पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है और इसको बहुत इजीली याद करके इसको खत्म करना है ताकि हमारे इसमें मार्क्स फुल आ सके। ठीक है। अब नंबर ऑफ पोएम्स कितनी है हमारी? तो नंबर ऑफ पोएम्स है हमारे पास में 10। ये लिस्ट है। आप इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख लो भैया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह पे समरी पूरी क्लियर हो रही है आपकी। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के जो पोएट है वो 2 हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टाइगर इन द जू, लेस्ले नॉरिस, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स, द बॉल पोयम, जॉन बैरीमैन, अमेंडा रोहिन लीन, द ट्रीज, एंड्रिन रिच, फॉग, कार्ल सैंडविच, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ऑगडन नैश, और फॉर एनी ग्रेगोरी विलियम बटलर यीट्स। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये 10 पोएट्रीज के नेम है और यहाँ पे उनके पोएट नेम है। क्लियर। तो इससे अच्छी आपको कहीं पर भी समरी नहीं मिलने वाली कि हमारी पोएट्री और पोएट कौन कौन से हैं। ठीक। देखते हैं कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जिससे कि आपको ये पूरी 10 पोएट्रीज जो हैं वो बहुत इजीली याद हो जाएगी। बहुत इजीली आपको ये पोएट्री समझ आने वाली है अगर हम इस
फॉर्मेट पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि चंक द पोएट्री मतलब हमने कुछ ना यहाँ पे चंक्स बना दिए, कुछ ग्रुप बना दिए। तो इस ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 जो हमने बनाया वो बनाया नेचर एंड रिफ्लेक्शन का, कि हमारी कुछ ऐसी पोएट्रीज हैं जो नेचर और रिफ्लेक्शन को बात करती हैं, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड्रिन रिच और W.B. यीट्स की पोएट्री। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोनों पोएट्री आ गई इसमें, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। एंड्रिन रिच ट्रीज की, क्योंकि नेचर की बात हो रही है, और रिफ्लेक्शन, नेचर का रिफ्लेक्शन मतलब हमारा भी जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, उसका रिफ्लेक्शन कौन शो कर रहा है आपका, फॉर एनी ग्रिगोरी। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब अगर डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस को एक साथ कर दिया जाए तो हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इस बार के मिड टर्म के एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि फायर एंड आइस, अगर हम रशिया और यूक्रेन की जो वॉर देखते हैं तो वो फायर एंड आइस को कैसे सिंबलाइज कर रहे हैं। क्लियर? तो एक ये देखो जो वर्ल्ड सिनेरियो था उसको फायर एंड आइस की पोएट्री के साथ जोड़ दिया। क्लियर? इसी तरीके से जो आपका अभी जो सैंपल पेपर मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया है सीबीएसई का 2024-25 का, उसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे जब हम ग्रुपिज्म की बात करें, जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, इन्हीं में से आएगा। अगर डस्ट ऑफ स्नो को कंपेयर करना है तो इन्हीं चारों में से आएगा। फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो को कर सकते हैं, फायर एंड आइस और ट्रीज को कर सकते हैं, या ट्रीज और एनी ग्रिगोरी को ले लेंगे। ठीक है? तो इस ग्रुप में इतनी ही पोइट्री के साथ मिलकर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास ग्रुप 2 है जहां पे एनिमल्स और ह्यूमर की बात की गई है। तो लेस्ले नॉरिस की है आपकी टाइगर इन द जू, ऑग्डन नैश कस्टर्ड द ड्रैगन, और कैरोलिन वेल्स का है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे एनिमल भी हैं, तीनों एनिमल आ गए, टाइगर आ गया। क्लियर? ये रहा टाइगर, कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें भी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, और ह्यूमर भी है। और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स तो पूरा ह्यूमरिस्टिक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड ग्रुप जो इमोशन और लॉस पर है, तो वो है बॉल पोयम और अमेंडा। ठीक है? बॉल पोयम किसकी है, जॉन बेरीमैन, और रॉबिन क्लीन की कौन सी है, अमेंडा। ठीक है? तो ये वाली जो पोएट्री है दोनों लास्ट वाले ग्रुप में किससे रिलेटेड है, इमोशन एंड लॉस पे। क्लियर? देखते हैं कि इस ग्रुप में जो भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं इनमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे और कैसे हमें इनका आंसर करना है अगर हमारे को लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है? सबसे पहले इसकी पोएट्री को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए और मेन पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए पोएट्री को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है? तो अब आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो इतना तो पेज ही ले गया ये। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कैसे आ रखा है। ठीक? यू हैव बीन चूजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट गेटिंग फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल टू स्पीक ऑफ द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिपेयर द स्पीच ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। Reference to the commodity of the themes in Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom and The Trees by Andrew Rich। अब आप देखो यहाँ पर क्या किया है कि दो चीजों को एक साथ मिलाकर, दो चैप्टर्स को एक साथ मिलाकर एक क्वेश्चन को फ्रेम किया गया कि नेल्सन मंडेला और ट्रीज को आपने मिलाकर एक पूरा का पूरा आंसर लिखना है। और किसके लिए लिखना है, यहाँ पर रेजिलियंस, एक वर्ड आया था ना, ऑन द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। रेजिलियंस मतलब होता है जिद। अगर हमारे अंदर कोई जिद आ जाए तो हम उस चीज को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे हम उन चीजों को पा सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में ये कुछ हिंट्स दे रखे हैं कि हमें स्पीच बनानी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 pieces of literature that offer powerful insight in the resilience of the human spirit required to transcend discrimination। तो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस, उसकी जिद कैसे काम आएगी। जैसे नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से अपनी उस फ्रीडम, जो उसका डिस्क्रिमिनेशन था रिलेटेड टू कलर, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का एक डिफरेंस था, तो उन्होंने जेल में रह के कैसे उस चीज को ओवरकम किया। और द ट्रीज जो की है किससे रिलेटेड, फेमिनिज्म से रिलेटेड, उन दोनों को मिलाकर ये आंसर लिखना था। ठीक है? तो यू मे एंड दिस वे, तो ये स्टार्टिंग हो गई।
और ये एंडिंग दे रखा है जैसे आई वुड लाइक टू से और थैंक यू। तो अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में फंस जाते हैं कि हमें इनके आंसर्स कैसे देने हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके आंसर को देना कैसे है, कैसे हम इन चीजों को आगे बढ़ाएं कि हमारा आंसर अच्छे से हो पाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक द डस्ट ऑफ स्नो। कि डस्ट ऑफ स्नो का हमें आइडिया लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से इनको लिखेंगे। अगर ये वाले पॉइंट्स अगर हमें याद हो जाए तो हम पूरा का पूरा आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट डिपिक्ट्स अ सिंपल मूवमेंट बट इट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस। तो ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपने ये वाली जो लाइंस है ना इनको अपने हर एक आंसर में लिखो। क्या कि इट डिपिक्ट्स, इट जहां पर इट आ रहा है मतलब डस्ट ऑफ स्नो डिपिक्ट्स अ सिंपल मूवमेंट बट इट इज अ great significance. The poem set on a wintry day. The snow is falling heavily. The poet is depressed and has lost all hope. He is sitting under a hemlock tree. A small natural incident changed his sad mood into happy mood. The poem teaches us that one should never be desperate and hopeless. अब ये दूसरी वाली जो लाइन है ये सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोएट्री है हमें क्या सिखाती है कि हमें डेस्परेट और होपलेस नहीं होना। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर अ चेंज, कि यहाँ पर हमेशा बदलाव का हमारे पास एक मौका जरूर रहता है, चाहे कैसी भी कोई सिचुएशन क्यों ना हो। आप ये पूरा का पूरा आंसर किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, जो डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि हमारे को इसकी सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, सेंट्रल थीम पता होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी अगर डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कवर अप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में देखो फायर एंड आइस। अब ये भी पोएट कॉम्पैक्ट पोएम है और किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इट एक्सप्रेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, बाय फायर और बाय आइस। यहां तक सबको पता है। पीपल आर डिवाइडेड इन दिस इशू, लोग डिवाइडेड है ये हमें पता है क्योंकि हमने पोएट्री पढ़ रखी है। सम पीपल बिलीव दैट फायर विल बिकम द कॉज ऑफ द एंड एंड अदर्स थिंक दैट द आइस विल एंड द वर्ल्ड। कि कुछ लोग मानते हैं कि आग इस संसार को खत्म करेगी और दूसरी ओर मानते हैं कि हमारी जो धरती है वो बर्फ से खत्म होगी, आइस से खत्म होगी। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, और दोनों ही जो है वो ह्यूमन के इमोशन से रिलेटेड हैं। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस कौन कौन से हैं? हेटेड एंड डिजायर। ठीक है, हेटेड किसके लिए हो गया? आइस के लिए, और डिजायर किसके लिए हो गया? आपके फायर के लिए। तो मैंने अभी बताया ना मिड टर्म में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फायर एंड आइस को सिंबलाइज किया है रशिया और यूक्रेन के वॉर के साथ, कि कैसे वो रशिया और यूक्रेन की वॉर को हम इसके साथ में अटैच करेंगे। तो वहां पर भी क्या है? हेटेड है और क्या है? desire. He says that from what he is aware about fiery desires, he would favor the ones who say that it would be fire. तो वो जानता है, पोएट जानता है कि भाई हमारी डिजायर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भयानक है, और जैसे ही वो होंगी भयानक होंगी तो जो लोग हैं वो आग से झुलस जाएंगे, क्योंकि हम अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए हमने क्या नहीं किया? हमने पूरे एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग कर दी, शहर तहस नहस कर दी है। ठीक है, बट लेटर ही सेज दैट आइज और हेटेड क्रिएटेड बाय कोल्ड रीजनिंग इज आल्सो इक्वली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि भाई आइस भी उतनी ही ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि जब हमारे दिलों में नफरत हो जाएगी, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो हमारा अंत तो वैसे ही होना है, क्योंकि हमारे रिश्ते ठंडे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर इफ अर्थ was to end twice, कि अगर वो कहता है कि अर्थ को दो बारी मरना पड़ा तो आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम आग से मर जाएंगे, अब ठंडे से मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इफ फायर वुड लेड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लेड टू साइलेंट डैमेज। तो जहां फायर जो है आग लगा लगा के झुलसा झुलसा के मार देगी, क्योंकि आग क्या होती है? वो नजर आती है, इतनी प्रज्वलित आग है, इतनी ऊपर ऊपर उसकी लपटें उड़ रही हैं, लेकिन आइस क्या है? वो साइलेंट है। जरा बर्फ गिरती है ना, पता नहीं चलता है ना। अभी सर्दियां आने वाली हैं तो आपको लगेगा कोहरा हो रहा है, कहीं पहाड़ों पे बर्फ भी गिर रही है, शोर नहीं करती,
आग जब लगती है ना तो पेड़ गिरते हैं, जंगल झुलस जाते हैं, घरों में से धूम धा धूम आवाजें आती हैं, दिवाली बन जाती है एक तरीके की। तो फायर तो डिस्ट्रक्टिव है ही, लेकिन स्नो भी उतनी डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन वो साइलेंट डैमेज करती है। ठीक है, तो ये हमारा फायर एंड आइस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसी के बाद हमारे पास एक और पोएट्री है, वो है हमारी ट्रीज। देखो ट्रीज का एक छोटी सी चीज को हमेशा याद रखो कि ट्रीज को सिंबलाइज किया है फेमिनिज्म के साथ। किसके साथ? फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म क्या है? ये वो चीज होती है जो ह्यूमन वुमेन इक्वालिटी और वुमेन राइट के लिए जो लोग लड़ते हैं उसको हम बोलते हैं फेमिनिज्म। क्लियर? तो ये वाली पोएट्री थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इतनी लंबी पोएट्री हम याद कैसे करें। तो अगर आप सिर्फ इसको ये याद रख लोगे ना, द ट्रीज को कैसे रिलेट किया है फेमिनिज्म के साथ, तो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाने वाला है। ठीक है, द पोएट टॉक्स अबाउट ट्री सिंबॉलिकली, they refer to women who have been healed and are ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose to renew the forest of mankind। यहाँ पर क्या बोला है कि भाई ट्रीज भी जो हैं, ट्रीज को सिंबलाइज किया गया है वुमेन की कंडीशंस के साथ कि वुमेन अब रेडी हैं बाहर जाने के लिए, अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, नए वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज को डील करने के लिए। इसी तरीके से ट्रीज अब हमारे घरों से बाहर निकलकर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, इनके हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटे तरीके से हमने लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। छोटे तरीके का मतलब हो गया कि आपको इतनी ज्यादा चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ आप ये वाली वीडियो देखो, हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पर आपको रेडी स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एज वुमेन हैव रिमेन्ड इंडोर्स द फॉरेस्ट हैज बिकम एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या है, वुमेन मतलब यहाँ पर ट्रीज से रिलेटेड हो गया और ट्रीज रिलेटेड हो गए वुमेन के साथ, तो वो इंडोर्स में रहे हैं, फॉरेस्ट हैज बिकम एम्प्टी, द बर्ड्स एंड इंसेक्ट रेंडर्ड शेल्टरलेस। अब वहां पर क्या हुआ कि जब हम लोगों ने पेड़ों को अपने घरों में बंद कर लिया, शोकेस के रूप में उसको गमलों में सजा दिया है, तो जंगल हमारे खाली पड़े हैं। जंगल क्या है? खाली पड़े हैं, वहां पे लोग जा ही नहीं रहे, वहां इंसेक्ट्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है, सनलाइट नहीं है, पूरे जंगल कैसे हैं? खाली हो चुके हैं। ठीक है, द सन्स रेज डू नॉट हैव द ट्रीज ट्रक्स एंड लीव्स टू फॉल अपॉन एंड दस रीचेस द अर्थ। कि अब वहां पे सूरज ही नहीं है, तो जब सूरज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जंगल में पेड़ नहीं है, और जब पेड़ ही नहीं है तो धरती पे पत्ते कहां से गिरेंगे? She says that the forest will be फुल ऑफ ट्रीज द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो कहती है कि भैया अगली सुबह तो पूरे के पूरे पेड़ जंगलों में पहुंच ही जाएंगे। द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वेरांडा वेयर दे हैव रिमेन्ड फिक्स्ड। कि अगली सुबह जंगल पहुंच जाएंगे, और कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि वो वेरांडा जो उनका फर्श जहां पे उनको घरों के अंदर बंद करके रखा है। ट्रीज वाली पोइट्री में हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि ट्रीज को सिंबलाइज किया है वुमेन फ्रीडम के लिए, ठीक, और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो होता है कि ट्री कैसे सिंबलाइज कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल को। तो यहाँ पर जो हमारे पीछे अब पैराग्राफ है वो फ्रीडम के बारे में है। दैट इट इज ट्रू दैट फ्रीडम इज बेसिक थीम ऑफ हैप्पीनेस इन दिस यूनिवर्स। फ्रीडम इज द लॉ ऑफ नेचर। The idea can be found everywhere in all spheres. Even the palace of gold is useless without freedom. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Even the palace of gold is useless without freedom. कि अगर हमारे पास सोने चांदी का भी महल है, लेकिन अगर हमारे पास आजादी नहीं है तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। चलो एक स्टोरी सुना दूं, बहुत सुंदर सी, बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि एक चिड़िया थी, बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। तो राजा ने उस चिड़िया का गाना सुना जंगल में जाते हुए, और उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ जल्दी से इस चिड़िया को कैद करके लाओ। तो मंत्री जाते हैं भाई, उस चिड़िया को कैद करके ले आते हैं, पकड़ कर ले आते हैं, और उसको पकड़कर एक सोने के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो भाई राजा का मूड बनता है, राजा कहता है यार अब मेरे को चिड़िया का गाना सुनना है। अब वो चिड़िया को बोलता है, प्रिय चिड़िया आप मेरे लिए गाना गाइए। आप चिड़िया को गाना ही नहीं गाते, वो मुंह दर करके बैठ गई कि भाई वो सोचता है कि शायद इसको दाना पानी अच्छा नहीं दिया, इसको खाना अच्छा नहीं दिया। तो वो अपने चांदी के बर्तनों में और सोने चांदी के बर्तनों में उसके लिए खाना और पानी लेकर जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो वो खाना भी नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती, और वो मुंह उदास करके बैठी रहती है। 10 दिन हो गए,
20 दिन हो गए, लेकिन राजा ने कहा अरे ये तो बिल्कुल ही बेकार चिड़िया है, इसको उड़ा दो यहाँ से, मेरे किसी काम की नहीं है, मेरा इतना इसको मैंने चांदी का बर्तन दिए, सोने का पिंजरा दिया, लेकिन ये चिड़िया मेरे लिए गाना नहीं गा दिया, इसको उड़ाओ यहाँ से, भगाओ। तो वो जो वहां के मंत्री थे उन्होंने भी कहा यार ये अजीब सा राजा है, पहले कहता पकड़ लो, फिर कहता छोड़ दो। तो जैसे ही उन्होंने पिंजरा खोला, चिड़िया उड़ जाती है और उड़कर वो सामने महल के सामने जो पेड़ था वहां पर जाकर बैठ जाती है, और वहां बैठते ही वो अपना एक सुरीला सा गाना गाना शुरू कर देती है। और जब वो गाना गाती है तो राजा को समझ आता है हाँ कि भाई अगर किसी की स्किल को जानना है, किसी को जानना है उसके अंदर कितना टैलेंट है, तो वो टैलेंट कभी कैद करके नहीं आता, उसको ओपन स्पेस देना पड़ता है। तो दैट इज द पावर ऑफ फ्रीडम। क्लियर? सो इवन द पैलेस ऑफ गोल्ड is useless without freedom. We have read about so many national heroes who have sacrificed their everything for freedom and to make their country free. तो हमने बहुत सारे नेशनल हीरोज के बारे में सुना है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए सिर्फ देश की आजादी के लिए। जैसे कि इस चैप्टर में भी हमारे पास, इस फर्स्ट फ्लाइट की बुक में भी हमारे पास एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो उसके साथ भी इस वाले पोएट्री को आप यूज कर सकते हैं। फ्रीडम इज द very first need for all human being as well as animal, है ना। इन दिस पोएम अब देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं कि फ्रीडम की जब भी बात आ रही है तो हमारे पास हो गया एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर, एक द टाइगर है। टाइगर कहाँ पर बनता है? केज में, जो अभी हम पोएट्री पढ़ेंगे तो केज वाला भी जो टाइगर है वो भी फ्रीडम सोच रहा है। क्लियर? इन दिस पोएट्री द poet has described the deep feeling of the tree what that want to become free from human beings प्रिजन। और वो क्या चाह रहे हैं ट्री भी कि भाई जो हमें ह्यूमन बीइंग का प्रिजन है, प्रिजन मतलब जेल, कि उनको घरों के अंदर बंद करके रखा हुआ है, वो भी चाहते हैं वो सब चीजें तोड़कर बाहर निकलना। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रगल मेड बाय द ब्रांचेस टू कम आउट इन ओपन फ्रॉम द फ्लोर इज टू रियल एंड हार्ट टचिंग। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिखाया है ना कि पोएट ने कि किस तरीके से ट्रीज ने अपने विंडोज को ब्रोक कर दिया है, वरांडा फ्लोर को तोड़ के उनकी रूट्स निकलकर भाग रही है बाहर की ओर, तो वो दिल को छू जाने वाला है। क्लियर? The trees don't want to live in these surroundings, so they do their best to come out of the floor and window. अब वो लोग क्या चाह रहे हैं, पेड़ क्या चाहते हैं, भाई हमें आजाद कर दो, हमें बांध के मत रखो, हम फुटपाथ या अपने घरों में शो पीस रखने के लिए नहीं है। We want to live in our natural environment and that is the forest. Clear? So that is all about the poetry, the trees. You can take the screenshot of this paragraph also, so that if अगर कभी फ्रीडम से रिलेटेड ट्रीज में कोई भी बात हो तो आप पूरा का पूरा इस तरीके से आप आंसर दे सको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएट्री की तरफ, फॉर एनी ग्रिगोरी। तो जब भी हम फॉर एनी ग्रिगोरी के बारे में बात करते हैं तो इसका एक सेंट्रल आइडिया, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? इंटरनल ब्यूटी। क्या है? इंटरनल ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है? और इंटरनल ब्यूटी का क्या मतलब होता है कि हम अंदर से कितने सच्चे, ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है, इनके पोएट का नाम है W.B. यीट्स। वो एक लड़की है एनी ग्रिगोरी, उसको बता रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद करता है तो भाई उसको इसलिए नहीं पसंद कर रहा है कि आप कितने अच्छे हो, बल्कि वो इसलिए पसंद कर रहे हैं कि आपका आउटर ब्यूटी कैसे, आपके हेयर कैसे, आपका स्किन कलर कैसा है। तो वो बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति आउटर ब्यूटी से आपको चेक कर रहा है और आपको पसंद कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको आपके इनर ब्यूटी की ओर देखना होगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है? तो यहाँ पर पोएट ने एक डीप मीनिंग की बात करी है एंड दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। यीट्स, जहां पर भी यीट्स है तो मतलब वो पोएट है W.B. यीट्स, इज ऑफ द व्यू दैट मोस्ट ऑफ पीपल लव अदर्स जस्ट बिकॉज दे अट्रैक्ट देम फिजिकली, क्योंकि वो फिजिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब भी हम फिजिकली वर्ड्स को यूज करते हैं तो यहां पर आता है उसका आउटर ब्यूटी। क्या वर्ड आता है? आउटर ब्यूटी, की वो कैसे दिखते हैं। ठीक है? द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन एंड द कलर ऑफ द हेयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस देन द रियल वर्थ ऑफ अ पर्सन। भाई हम उसके बालों को जज करते हैं, उसके स्किन कलर को जज कर रहे हैं कि वो कैसे सुंदर दिख रहा है या दिख रही है, हम उसके इंटरनल ब्यूटी की ओर नहीं देखते। वी रेयरली लव पीपल फॉर देमसेल्व्स अलोन। हम उनके लोगों को उनके मतलब अंदरूनी इच्छाओं से, अंदरूनी जो उनकी बातें हैं, मीठी बातें, अच्छी बातें, उनको जज नहीं करते हैं।
है ना, हम किसको जज करते हैं, उसके बाहरी दिखावे को। इवन द ब्यूटीफुल एनी ग्रिगोरी इज नॉट लाइक और लव फॉर इनर ब्यूटी और हर रेयर क्वालिटीज ऑफ द हेड एंड हार्ट बट फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। और इवन ये एनी ग्रिगोरी को भी उसके सुंदर बालों और सुंदर स्किन की वजह से उसको पसंद किया गया, ना कि उसकी अच्छी बातों के लिए। ठीक है, शैलो माइंडेड पीपल लव एडोर ओनली फिजिकल ब्यूटी, वी शुड लुक फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी बिफोर फॉलिंग इन लव विद अ लेडी। अगर हमें कोई लड़की या लड़का पसंद आता है तो हमें उसके इंटरनल क्वालिटी को देखकर उसके साथ आगे की बातचीत करनी चाहिए, ना कि हम उसके छोटी छोटी चीजें जैसे सुंदर दिखना, बाल कितने अच्छे हैं, उनको मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे बाहरी दिखावा नहीं, किसकी ओर, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, तो ये वाला गाना है ना, वाइब्स मिलनी चाहिए। हेयर मिले ना मिले, वाइब्स मिलनी चाहिए। और वाइब्स कैसे मिलेंगी, जब उनकी बातें हमारे को अच्छी लगेंगी। ठीक है, वो कितने सच्चे हैं, अच्छे हैं, वो देखना है। फिजिकल ब्यूटी इज जस्ट स्किन डीप। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये मोमेंट्री है, मोमेंट्री मतलब आज उसकी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन कलर बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो भाई झुर्रियां आ जाती हैं, लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं। हो सकता है कि कभी किसी हादसे से उसकी स्किन कलर चेंज हो जाए या कुछ आउटर ब्यूटी में कुछ डिफेक्ट आ जाए, तब आप क्या उसको छोड़ दोगे? तो हमें इंटरनल ब्यूटी की तरफ ही जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल आर अट्रैक्टेड बाय द कलर ऑफ द स्किन एंड हेयर, ओनली God can love a person for himself alone। सिर्फ भगवान ही है जो हमारे को हमारे इंटरनल ब्यूटी से चेक करते हैं, पसंद करते हैं। बाकी तो दुनिया कैसी है, झूठों से भरी हुई। क्लियर? तो ये थे हमारे ग्रुप 1 की कुछ पोएट्रीज। अब हम चलते हैं ग्रुप 2 की पोएट्रीज को समझने के लिए, जहां पर हमारी है कितनी पोएट्रीज, 3 पोएट्रीज हैं। इसमें पहला पोएट है लेस्ले नॉरिस, दूसरे है ऑगडन नैश और कैरोलिन वेल्स, और इन तीनों ने लिखा है एनिमल्स और ह्यूमर के ऊपर। मतलब ये तीनों की पोएट्री एनिमल्स को सिग्निफाई करती है और उन्हीं से कुछ ना कुछ ह्यूमर निकालती है। जैसे लेस्ले नॉरिस है द टाइगर, ऑगडन नैश है कस्टर्ड द ड्रैगन, और कैरोलिन वेल्स है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये तीनों पोएट्री हमारे एनिमल्स को ही डिपिक्ट करते हुए लिखी गई हैं इन पोएट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू किसने लिखी है? लेस्ले नॉरिस हैज गिवन एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो इसमें कंट्रास्ट क्या है, यहाँ पर एक वर्ड है कंट्रास्ट। तो ये जो कंट्रास्ट का मतलब होता है वो बताया है कि डिफरेंस, कि एक टाइगर जब वो अपनी लाइफ केज में बिता रहा है और एक ऐसा टाइगर अगर वो फ्री एनवायरनमेंट में होता, नेचुरल एनवायरनमेंट में होता, तो उन दोनों की लाइफ में कितना फर्क होता, वो इस पोएट्री में दिखाया गया है। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोम जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? जू में, कैद में बंद एक शेर की जिंदगी से कहां की ओर? जंगल में घूमते हुए शेर की ओर। एंड बैक अगेन टू द पोम, and back again to the zoo. The poet see a tiger full of rage but quiet, कि वहां पर जो कैद में बंद टाइगर है वो बहुत गुस्से में है लेकिन चुप बैठा है। In his cage on a starry night, the poet feels that the tiger should have been moving freely in the forest and hunting at his will। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि भाई टाइगर को पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कहाँ, जंगल में आजादी से घूमना होना चाहिए। But now he is locked in a concrete cell behind the bars. At night he watches the stars with his brilliant eyes एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। वो वहां बैठकर स्टार्स को गेज कर रहा है, स्टार्स देख रहा है, जा तो सकता नहीं पिंजरा तोड़ के, और अपनी फ्रीडम की ओर देखने की कोशिश कर रहा है कि काश कभी मुझे भी ऐसी फ्रीडम मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो स्टैंजा है या ये पैराग्राफ है, इसके अंदर हमने एक समरी पूरी लिख दी है। जो इसमें पोएट है लेस्ले नॉरिस, वो कैसे एक टाइगर की जिंदगी को जू से जंगल की ओर ले जाते हैं और वापस जू में लेकर आते हैं, और उसकी आइडियोलॉजी को शो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि यहाँ पर इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एनिमल बिग एंड स्मॉल। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है
जो हमें कहां से मिलता है, टाइगर में से, कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एनिमल बिग एंड स्मॉल इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर सेल्फिश एंड व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पर क्या बताया कि कोई भी जानवर छोटा या बड़ा हो, लेकिन अगर हमने उसको कैद में रख लिया है तो उसकी जिंदगी कैसे हो सकती है और हम उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हमें टाइगर की पोएट्री का थोड़ा सा भी आइडिया है, सेंट्रल थीम का आइडिया है कि क्या था, अगर हम ये देखते हैं कि टाइगर जो है वो केज में बंद है, लेकिन वो अपनी फ्रीडम चाहता है कि अगर वो जंगल में होता तो वो एक हिरन का शिकार कर रहा होता, तो उसके माइंड में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, तो उसी चीज को शो करना है। इट इज ट्रू दैट एनिमल बिग एंड स्मॉल आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर सेल्फिश एंड वी यूज देम फॉर आवर बेनिफिट। एनिमल्स आर किल्ड, पोज्ड, यहाँ पे जो वर्ड है ना पोज्ड मतलब शिकार करना, एंड कैप्चर्ड फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स, मतलब हम उनको कमर्शियली यूज करते हैं, लाइक हॉर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, अपने कमर्शियल यूज कर रहे हैं। ह्यूमन हैव इनक्रोच्ड ऑन देयर स्पेसेस एंड शेल्टर देम इन जूज, कि इंसानों ने उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया है और उन्हीं जानवरों को उठाकर जू में बंद कर दिया है, विच आर ट्रूली इनह्यूमन, जो बिल्कुल भी अमानवीय है। इन द पोएम द पोएट हैज शो द प्लाइट ऑफ अ टाइगर। प्लाइट मतलब हो गया यहाँ पे सैड कंडीशन, इसका मतलब है सैड कंडीशन। देखो बच्चों, यहाँ पर जब भी हम इंग्लिश की लिटरेचर को लिखेंगे तो यहाँ उसकी वोकैबुलरी पर भी ध्यान देना है। ही इज कैप्चर्ड एंड कन्फाइंड इन अ स्मॉल केज, वो जो कैप्चर्ड है, ही किसके लिए आया, टाइगर के लिए आया, उसको पकड़ा गया और कन्फाइंड मतलब बंद कर दिया गया एक छोटे से पिंजरे में। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड रेस्टलेस। अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, रेस्टलेस है, क्योंकि उसमें एक पोएम में एक स्टैंजा था ना कि जहां पर लोग उससे मिलने आ रहे हैं और वो उनसे मिलना नहीं चाह रहा, वो थका हुआ है, वो सो भी नहीं पा रहा बिकॉज वहां सायरन बज रहे हैं पूरी रात, है ना। इट लॉन्ग्स फॉर द फ्रीडम, कन्फाइनमेंट ब्रिंग्स बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इज क्रूएलिटी। कन्फाइनमेंट, कैद क्या करती है, एक जगह पे बंद कर देती है, और बंद जो है एक दूसरे को हम क्रूएलिटी है। Monkeys and bear captured and made to dance on road. Elephant are chained and forced to lift heavy loads. हमने देखा है बंदरों का तमाशा, भालू का तमाशा लोग करते हैं, है ना, और एलिफेंट को चेन से बांधकर उनसे भारी सामान उठाना। Many animals are sheltered in zoos for the entertainment of human being. बहुत सारे जानवरों को जू में बंद कर दिया जाता है ताकि वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बन सके। They are kept in poor condition. We should learn to respect nature and its inhabitant. After all, these animals to need to share the earth with us, और ये भी तो वही जानवर हैं जिन्हें हमारी धरती को शेयर करना है हमारे साथ में। ठीक है, अब आता है हमारे पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, मतलब इस पोएट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैं एक एक पर्टिकुलर एक एक पोएट्री के साथ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम इनका आंसर कैसे दे सके। क्लियर? तो यहाँ पर किसके लिए अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कि अपीयरेंस पे मत जाओ, अपीयरेंस कभी भी हमें धोखा दे सकती है। डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाला, भाई वो दिखता कैसे है। जैसे इसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में किससे रिलेटेड है कि अगर चैमिलियन को देखा था ना गिरगिट, तो वो कभी भी रंग बदल सकता है ना। तो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कि हमें वो कैसा जानवर दिख रहा है वो हमें धोखा भी दे सकता है। अब इसका आंसर देखते हैं। एनकाउंटरिंग द एशियन लायन will be hearing its roar while dying। तो encountering, अगर हम जंगल में जा रहे हैं और हमारे को शेर की गुर्राहट सुनाई दे तो भाई समझ जाना कि वो एशिया का लायन और वो तुम्हें मार देगा। मीटिंग एन एनिमल विद black stripes on a yellow ground, he should ensure that he is not eaten as he has encountered a Bengal tiger। और अगर आपको जंगल में जाते हुए येलो कलर की कोई स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स वाला कोई जानवर दिखाई दे तो वो तुम्हें मारेगा बाद में, डराएगा पहले, क्योंकि वो कौन है भाई, बंगाल टाइगर। When a beast with skin peppered with spots leaps on the person, that would be an encounter with a leopard। और leopard क्या करेगा, वो तुम्हारे सामने पहले उछलेगा, है ना,
उछल उछल के तुम्हारे को पहले थकाएगा फिर मारेगा। रोरिंग इन पेन इज फ्यूटाइल बिकॉज द एनिमल विल लीप एंड लेप। तो वो वाला जो जानवर है वो रोर कम करेगा लेकिन क्या करेगा, मतलब गुर्राएगा नहीं, लेपर्ड गुर्राता नहीं है, वो लेप करता है, उछल उछल के तुम्हें मारेगा। सिमिलरली अ हग इन द डार्क वुड बी अ बेयर। और अगर कोई पीछे से बंदा आए तो मैं जफ्फी वाले, ओ मेरे दोस्त कैसा है तू, तो वो कौन है, बेयर। व्हेन कंफ्यूज्ड बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड हाइना द फॉर्मर वुड एमिट अ मैरी स्माइल व्हाइल द लेटर वुड वीप टीयर्स। और अगर कभी आपको ये समझ आए कि कंफ्यूज हो रहे हो कि क्रोकोडाइल और हाइना में, तो आपको क्या देखना है कि अगर एक कोई रो रहा है, नकली आंसू निकाल रहा है, तो वो कौन है, क्रोकोडाइल है। और अगर आपको खुशी के स्माइल दे रहा है, मेरे भाई वेलकम टू द जंगल, तो वो कौन है, हाइना। चैमिलियंस अपीयर नॉट लाइक लिजर्ड लाइक क्रिएचर विद नो ईयर्स बट एज नथिंग ऑन अ ट्री। तो चैमिलियन जो है वो क्या है, वो लिजर्ड के जैसे तो दिखते हैं लेकिन उनके कोई कान नहीं होते, और पेड़ों पर अगर छुप जाए तो भाई नजर भी नहीं आता। तो यही पूरा का पूरा आपका आंसर प्रिपेयर हो गया अगर ये क्वेश्चन आता है अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। अदरवाइज अगर आपको लर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको ये पूरा आंसर एक तरीके की पूरी समरी दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखो ये किसने लिखी है, ऑग्डन नैश। तो ऑग्डन नैश इज वेल नोन फॉर हिज चिल्ड्रंस पोएट्री। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज वन सच पोएम। ये बच्चों की पोएट्री लिखते हैं और ये उसी से रिलेटेड है। इट इज लाइक अ फेरी टेल, ये एक परियों की कहानियां, बच्चों की कहानियां होती है ना। द स्टोरी इटसेल्फ इज वेरी सिंपल एज फेरी टेल जनरली आर, बट इट्स मॉरल इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नेवर जज एनीवन विदाउट गेटिंग टू नो देम वेल। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी को भी जज तब तक नहीं करना, तब तक उसके लिए हम कुछ जजमेंट नहीं निकालेंगे जब तक कि हम उसको अच्छे से ना जान सके। एज मैनी स्कॉलर्स हैव सेड, फेरी टेल्स आर यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। कि जैसे बहुत सारे जो पोएट है, स्कॉलर्स हैं, वो क्या बताते हैं कि भाई अगर आपको बच्चों को अच्छी चीजें सिखानी है तो उन्हें मॉरल स्टोरी सुनाओ, उन्हें फेरी टेल सुनाओ, ताकि वो कनेक्ट कर सके अच्छाई और बुराई के साथ। इन नैश पोएम वी find fantastic creatures like dragon as well as everyday creatures like cat, dog and mouse. All these characters are personified. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ये वाला जो पैराग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लो तो पूरी की पूरी आपको ये स्टोरी या समझ लो पूरी की पूरी जो कस्टर्ड द टेल ऑफ ड्रैगन है ये पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन द स्टोरी बेलिंडा एंड हर स्मॉलर पेट्स आर वेरी करेजियस। कि जो उसके छोटे छोटे क्या है, पेट्स हैं, वो बहुत बहादुर हैं, करेजियस। दिस इज एन एडमायरेबल क्वालिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहादुर है तो भाई अच्छी बात है। बट व्हेन द टाइम कम्स टू डील विद एन एक्चुअल डेंजर सच एज द पायरेट देयर करेज इज ऑल बट लॉस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही पायरेट आया उनके घर में तो उनका जो हिम्मत थी, करेज था, वो पूरी तरीके से गायब हो गया। दे जनरली मीक एंड क्वार्टरली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड इज द वन हु सेव्स द डे। अब मीक मतलब ये जो छोटे छोटे जानवर थे वो तो दुपक्के छुप गए, लेकिन जिसको हमने कहा था कोवार्ड, कायर, वही कस्टर्ड द ड्रैगन हमारे दिन को बचा जाता है। Even though this longing for a safe cage has been mocked all through the poem, the moment that Custard sees the pirate, he sheds all his cowardice and gobbles the pirate up at one go. तो जब नजर आता है उस ड्रैगन को कि सामने पायलट खड़ा है, वो उसको गॉबल कर जाता है, मतलब उसको निगल जाता है एक ही बारी में अंदर। तो भैया बच्चों देखो आप, सॉरी, तो बच्चों देखो आपको पोएट्री की नॉलेज है, आपने पोएट्री पढ़ रखी है ना, बट यहाँ क्या देख रहे हो इन वाले आंसर्स में, आप वोकैबुलरी को पकड़ने की कोशिश करो कि जब आंसर आए तो आपको वोकैबुलरी कैसे होनी चाहिए। क्योंकि लिटरेचर में आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना वो आपकी वोकैबुलरी के मिलेंगे, ये नहीं कि आपने स्टोरी कितनी अच्छी समझी है। कई बच्चे कहते हैं ना कि सर हम लोग तो सिर्फ पढ़ के चले जाएं तो समझ आ जाएगा, हम अपने वर्ड्स में लिख लेंगे। हाँ लिखो, आप अपने वर्ड्स में लिखो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, बट ट्राई टू कैच द वोकैबुलरी ऑफ द पोएम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ही शेड्स ऑल हिज कोवार्डाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड का क्या मतलब होगा कि उसने अपनी सारी कोवार्डाइज मतलब कायरता को नीचे उतार फेंका और उसने पायरेट को एक ही बारी में खा गया। इन द एंड कस्टर्ड इमर्जेस एज अ ब्रेव हार्ट, और कस्टर्ड जो था वो ब्रेव हार्ट मतलब मजबूत दिल वाला बंदा निकल कर आया। ऑन द अदर हैंड द पायरेट हु हैड बीन फुल ऑफ ब्रेवोडो क्रम्बल्स अपॉन सीइंग कस्टर्ड चार्ज एट हिम। तो जो पायरेट
पायरेट था जो हिम्मत वाला था, वो जो कस्टर्ड के ऊपर धमक पड़ा था, वो भी मर जाता है। Hence both custard and the pirate are not what they seem। अब देखो यहाँ किस चीज के बारे में, कस्टर्ड जो कि कोवार्ड था, अब वो कोवार्ड नहीं है, वो बहादुर हो गया, और जो पायरेट था जो बहुत ही बहादुर नजर आ रहा था, पायरेट ब्रेव नजर आ रहा था, अब वो कैसा हो गया, मीक, वो तो नजर ही नहीं आ रहा, डेड हो गया है। ठीक है, दिस इज द लेसन दैट नैश इज ट्राइंग टू टीच, नॉट टू जज एनी बुक बाय इट्स कवर। अब इसको अंडरलाइन कर लेना, नॉट टू जज एनी बुक बाय इट्स कवर, कि हमें किसी को उसके पहनावे से या उसके बाहरी आवरण से उसको जज नहीं करना है, बल्कि उसके अंदर की क्वालिटी को जानना है। यही बात हमने फॉर एनी ग्रीगोरी में भी पढ़ी है। ठीक है, at some point or the other the true color of any other person will shine, though whether those colors are good or bad। he uses the vehicle of a fanciful tale to teach this lesson। he किसके लिए आया, उस पोएट के लिए, ऑगस्टन नैश के लिए, कि जिसने इस स्टोरी को इतने इंपॉर्टेंट लेसन को समझाने के लिए यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट वाले अपने ग्रुप में हैं, ग्रुप 3, जो कि इमोशन और लॉस के बारे में बात कर रहा है। जॉन बेरीमैन की पोएट्री बॉल पोयम और रॉबिन क्लीन की पोएट्री किसके बारे में है, अमेंडा के बारे में। तो लॉस किसके लिए आया, बॉल पोयम में, और इमोशन किसके लिए आ रहे हैं, अमेंडा के बारे में। इमोशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इधर का क्या इमोशन है बॉल पोयम की, कि उसकी लॉस हो गई है और वो डिप्रेस्ड है, और ये कैसे है, ये भी डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ नैगिंग ऑफ हर मदर, है ना। तो जल्दी से हम दोनों पोएट्रीज को कवर करते हैं। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है इन दोनों पोएट्री से रिलेटेड। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू एक्सपीरियंस लॉस एंड टू स्टैंड अप आफ्टर इट। अब ये बॉल पोयम में कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सब यहाँ पे लिख दिए हैं, कि अगर कोई बंदा किसी चीज को खो देता है, किसी अपनी चीज को खो देता है, तो ऐसा क्यों जरूरी है। देयर इज ऑलवेज लॉस एंड देयर इज ऑलवेज डिसअपॉइंटमेंट। व्हेन समवन इज लर्निंग फ्रॉम लॉस ही इज मूविंग टुवर्ड्स अचीवमेंट। तो हमारे लिए लॉस भी जरूरी है, हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट भी जरूरी है, और जब व्यक्ति को लॉस होता है तभी वो अपनी आगे की सफलता को प्राप्त करता है। तो इसी चीज को इसमें एक्सप्लेन करना है। इट्स ऑफन बीन सेड दैट यू लर्न फ्रॉम लूजिंग देन यू It's often been said that you learn more from losing than you from winning। हमेशा ये कहा जाता है आप अपनी हार से सीखते हो बजाय अपनी जीत के। ठीक है, you learn a lot from loss। It really get your attention is really motivates। और जो भी तुम लॉस करते हो और उससे जो भी तुम्हारे को लर्निंग मिलती है वो तुम्हें मोटिवेट करती है आगे और अच्छा करने के लिए। लॉस इज एन एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ वंस लाइफ। और लॉस जो है वो जरूरी होता है किसी भी एक व्यक्ति की जिंदगी में। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आंसर इसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर आपको समरी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कैसे दे सके। ठीक है, एवरीवन एक्सपीरियंस अ लॉस एट सम पॉइंट इन वंस लाइफ। इट माइट बी द लॉस ऑफ अ बिलव्ड और पेरेंट और क्लोज रिलेटिव और इवन अ पेट। और ये जो लॉस है ये किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी अपने के खोने का, किसी पेट के खोने का, या किसी रिलेटिव का। ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेटिंग अटैच्ड टू थिंग्स एंड द लॉस ऑफ थिंग और पीपल क्लोज टू हार्ट। यार जल्दी कर, गाड़ी हटी है, आजा। किसने हटाई है? Humans have a tendency of getting attached to things and the loss of things or people close to heart cause grievance। अब यहाँ पे ये वर्ड है grievance, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ क्या है, ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि वो चीजों के साथ जुड़ के रहते हैं, और एंड द लॉस ऑफ थिंग्स और पीपल क्लोज टू हार्ट कॉज ग्रीवियंस। और जब उनकी कोई बहुत ही नजदीकी चीज खो जाती है ना तो उनको दर्द होता है, उनको दुख होता है। क्लियर, बट वन मस्ट नॉट लेट दैट पुल अस डाउन। लेकिन अगर वो चीज खो गई, कोई बंदा बिछड़ गया, कोई ऐसी चीज जो बहुत प्यारी थी वो खो गई, तो हमारे को दुखी होकर बैठना नहीं है। लॉस इज एन एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ वंस लाइफ। और लॉस जो है वो हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वो हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड वन मस्ट लर्न टू डील विद द मूव ऑन। और एक बंदे को उससे सीखना है और आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। वी कीप थिंकिंग अबाउट इट और ग्रीव ओवर दैट लॉस, वी कैन नेवर कम आउट ऑफ इट। और अगर हम भाई दुख मनाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें आगे बढ़ते रहना है।
हिम्मत दिखाते हुए आगे चलते रहना है। इट विल ओनली अफेक्ट अस साइकोलॉजिकली एंड हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम लोग उसके साथ दुख मनाते हुए बैठ जाएंगे, हाय मेरा वो खो गया, हाय वो चला गया जिंदगी छोड़कर, हाय मैं अकेला रह गया, तो भाई मेरे वो आपकी जिंदगी को और बर्बाद कर देगा। लॉस हुआ, मूव ऑन। ओके, एंड नेक्स्ट इज ब्रोडिंग ओवर अ लॉस विल नेवर हेल्प इन ब्रिंगिंग थिंग्स बैक टू द नॉर्मल। अगर कोई चीज खो गई है तो उसके लिए पश्चाताप नहीं करना, उसके लिए रोते नहीं रहना, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक नया वर्ड आया, ब्रूडिंग, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे, जैसे ग्रीवियंस था। क्लियर, वंस अ लॉस ऑकर्स वन मस्ट ग्रीव बट ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल। कि अगर कभी लॉस हो जाए तो कुछ लोगों को दर्द होता है, सभी को होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। देयर आफ्टर वन मस्ट गेट ओवर इट एंड मूव ऑन इन हिज लाइफ। और अगर ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं, हुआ, आया, जिंदगी में फेस था, आज था हमारा, कल नहीं है भाई, चिंता करने की बात नहीं, आगे और भी अच्छा होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, है ना, आगे बढ़ते हैं। What is the epistemology of loss in this word of possession? How has the child learned to stand up in his life? अब यहाँ पे possession है, ये चीज मेरी है भाई, मैं किसी को नहीं देने वाला। अगर वो चीज खो जाती है तो उस बच्चे ने, जिस बच्चे ने वो बॉल खोई थी, उसने क्या लाइफ लेसन लिया। Gain and loss are the two sides of the same coin, getting, spending and losing things from a natural cycle of a life. तो यहाँ पर कोई भी चीज मिलती है, हम खर्च कर देते हैं और खो देते हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। The boy is inconsolable at the loss of his ball. अब उसकी जब बॉल खो गई थी तो उसको कोई चुप कराने वाला नहीं था। Actually it is not ordinary ball, but his long association and attachment with it that makes loss so unbearable. वो कोई फालतू फालतू बॉल नहीं थी भाई, उसको उसके साथ बहुत प्यार था, वो हमेशा उस बॉल के साथ खेलता था, अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर वो जब वो खो जाती है तो वो उसके लिए उदास हो जाता है। इट इज लाइक द गुड स्वीट डेज ऑफ चाइल्डहुड दैट द बॉय चेरिश सो मच बट आर लॉस्ट एंड गॉन फॉरएवर। जैसे कि हमारा बचपन के दिन, भाई हम मस्ती में घूमते थे, अब वो खो गए। इन दिस वर्ल्ड ऑफ मटेरियल विद वेल्थ एंड पोजेशन इट सीम्स दैट मनी कैन बाय एनीथिंग। और इस पोजेसिव वर्ल्ड में हमें ऐसा लगता है कि इस पैसा हमारे को सब चीजें दिला देगा, बट ऐसा नहीं होता। हाउएवर इट इज अ फॉल्स कंसेप्शन, ये हमारे दिमाग की उपज है। ऐसा नहीं होता कि पैसा सब कुछ हमें वापस नहीं देता है। मनी हैज इट्स ओन लिमिटेशन, पैसे की अपने लिमिटेशंस है। इट्स नेचर इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी रूप है। इट कैन नॉट कंपनसेट फॉर द लॉसेस दैट अ पर्सन सफर्स इमोशनली और इंटरनली। वो चीज हमें कभी नहीं दिला सकता जो हम इमोशनली और इंटरनली फील करते हैं। नो वेल्थ कैन बाय बैक द बॉल दैट हैज बीन लॉस्ट फॉरएवर। वो पैसा उस बॉल को कभी नहीं लाके देगा जो उससे हमेशा के लिए खो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला एक पूरा पैराग्राफ है। अगर आपको ये समझ आया तो इसमें थोड़ी सी आपको वोकैबुलरी को चेंज करना है, अदरवाइज स्टोरी वहीं की वहीं है। इन चीजों को समझो, आपको रट्टा नहीं लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा आप रटो, बट आप सिर्फ इन चीजों के वोकैबुलरी को चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास है अमेंडा। अमेंडा के अंदर ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग विद रेफरेंस टू द पोएम अमेंडा बाय रॉबर्ट क्लीन। अब ये क्या कहता है भाई, अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब बच्चों को कैसे बढ़ाना है, बच्चों के साथ कैसा रवैया अपनाना है। देखो, जब हम लोगों ने अमेंडा पोएट्री करी थी तो उसमें भी मैंने बोला था ना कि पेरेंटिंग का रोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स ही हैं जो हमारे बच्चों को या अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। अपब्रिंगिंग plays an essential role in personality development of an adult. Whenever we wish to admire or criticize someone, we question the upbringing of that person. तो अगर हम किसी बंदे को पसंद करते हैं, यार बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या क्वालिटी है, यार इसके माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और अगर हम किसी को कहते हैं यार ये तो अपने घर से कुछ सीखा ही नहीं, यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये कितना अजीब है, इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं, तो ये सब चीजें कहां पर आती हैं, अपब्रिंगिंग पर क्वेश्चन करती है। रॉबर्ट क्लीन्स पोएम हाईलाइट्स द in the proper upbringing of a child. To instill good values and moral principle in growing child come as a फॉरमोस्ट ड्यूटी फॉर द पेरेंट। तो अगर हम किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी जो मॉरल वैल्यू की जो ड्यूटी है वो किसकी है, वो उसके पेरेंट्स की है कि कितने अच्छे से उसके अंदर वो मॉरल वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, द पोएम अमेंडा शोज हाउ अ चाइल्ड फील्स ट्रैप्ड विद इन द क्लस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके अंदर यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ट्रैप्ड विद इन द
क्लस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस वाली लाइन को अंडरलाइन मैंने कर दिया, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। यहाँ के आपको वोकैबुलरी को चेक करना है कि अमेंडा क्या फील कर रही है कि वो ट्रैप हो गई है, बंद गई है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस में। अमेंडा इज नो लेस देन अ विक्टिम इन दिस सिचुएशन, no proper space is given to her creativity, she is instructed for everything, as a result she feels trapped and seeking escape। अब यहाँ पर वो क्या चाहती है, escape। escape मतलब हो गया फ्रीडम। तो हम लोगों ने 2-3 जगह पे फ्रीडम वाली पोएट्री को भी देखा है। एनी ग्रेगोरी कह रहा हूं मैं, सॉरी, जैसे टाइगर है ना, तो उसमें भी एक फ्रीडम की बात आ रही थी। हर इमेजिनेशन प्रूव्स टू बी हर एस्केप एंड आल्सो हर डिफेंस अगेंस्ट हर नैगिंग पेरेंट्स। उसकी इमेजिनेशन है जो उसको फ्रीडम दे रही है कि भाई मैं रेपुंजल बन जाती, मैं एक ऑर्फेनेज हूं, मैं एक मरमेड हूं, तो वो नैगिंग पेरेंट्स से हटकर अपने ड्रीम्स में खो रही है। ठीक, सिचुएशन ऑफ अमेंडा इज सो वर्स दैट शी विशेस टू बी एन ऑर्फन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हर पेरेंट्स। शी इमेजिन्स इनेक्टिंग वेरियस रोल फ्रॉम मरमेड टू रेपुंजल। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड तो आपको ये पूरा आंसर एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो भी अमेंडा से ही रिलेटेड है। एस्केपिज्म इज वन वे टू रन अवे फ्रॉम हार्श रिलेटिव्स। अब अगर हम भाग जाते हैं, एस्केप कर गए, भाई मुझे may be to discipline her daughter and make her a mature person। हो सकता है कि अमेंडा की मदर की इंटेंशन ये हो कि भाई वो अगर डांटेगी तभी अमेंडा जो है एक मैच्योर पर्सन बन के निकलेगी, लेकिन क्योंकि उसको बार बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ये करो वो ना करो, इससे क्या हो रहा है कि बच्चे को कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा। चिल्ड्रन नीड लव एंड केयरिंग एटीट्यूड ऑफ देयर एल्डर्स। बच्चों को डांटने से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। एंड एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ nagging leaves a very harmful impression on the child mind। अगर हम बच्चे को बार बार डांटते रहेंगे तो बच्चों के दिमाग पे बुरा असर भी हो सकता है। The reality became harsh for them and they try to escape those realities by indulging in own fantasy world। तो जब हम यहाँ पे इस तरीके की पेरेंटिंग की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चा अपने ही वैल्यूज में, अपने ही ड्रीम्स में खो जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है अपने इमेजिनेशन में। Here in this poem, the life of Amanda is quite frustrating as Amanda is forbidden to do anything without seeking permission. Continuous instruction of her mother and correcting her all the time leave a very negative impact on the child's personality. In such situation, the child adheres to defense mechanism where she imagines herself to be free and without parents so that nagging is done। तो यहाँ पे वो कह रही है कि उसको अब बिना पेरेंट के अपनी जिंदगी जीनी है ताकि उसको nagging मतलब जो डांट फटकार है उससे भाग सके। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपने क्या देखना है इस क्वेश्चन में, कहानी वही है, कहानी में कोई चेंज नहीं हुआ कि वो अपनी माँ की डांट से परेशान है, बात तो यही है। बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज दैट कि आपने यहाँ पर क्या जाना है, वोकैबुलरी पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लीव नो स्पेस फॉर द चाइल्ड, अब वो क्या है, केयरिंग एटीट्यूड फॉर देयर एल्डर एंड एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ नैगिंग वेरी हार्मफुल इंप्रेशन ऑन द चाइल्ड्स माइंड। तो यहाँ आप क्या देखो, आप वोकैबुलरी के साथ सेंटेंस के फॉर्मेशन देखो, कितनी अच्छी लैंग्वेज में ये आंसर्स लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है Life of Amanda is quite frustrating as Amanda is forbidden to anything without seeking permission। कि उसको रोका जाता है, अगर जब तक वो परमिशन नहीं लेती तब तक कोई वो अपनी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो होप आप लोगों ने हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया होगा, समझा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वीडियो में समझ आ गया कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है, आप कोशिश करो इन वोकैबुलरीज को पढ़ने की, आप कोशिश करो वो सेंटेंस फॉर्मेशन को देखने की, समझने की, ताकि आपके आंसर्स बहुत अच्छे से लिख पाए। ठीक है, होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो इंग्लिश में 80 on 80 मैं दिला के रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो विद दिस प्रॉमिस आई टेक योर लीव। Stay connected with us and watch many more videos like this. Thank you so much.